नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51, फाल्गुन की उपकथा कहानी संग्रह किसका है? ए सूर्यबाला, बी मृणाल पांडे, सी प्रियंवदा या डी प्रभा खेतान। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। इस विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी प्रियंवदा इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही जवाब। बेहसुन तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है? तो देखिए, फाल्गुन की उपकथा, है ना, फाल्गुन की उपकथा जो होती है ना, प्रियमबद होती है। प्रियमबद, है ना, प्रिय माने प्रिय, बद माने बोलने वाला होता है। तो फाल्गुन की जो कथा होती है बड़ी प्रियमबद होती है। प्रियमबद सबको प्रिय लगती है, इसलिए फाल्गुन की कथा जो है कहना चाहिए। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये भी देख सकते हैं ना कि जो फाल्गुन का महीना होता है बड़ा प्रियमबद होता है, तो बड़ा प्रिय होता है। तो प्रियम को प्रियमबदा से जोड़ लीजिएगा और बिल्कुल स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि विद्यानिवास मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है। ए हल्दीदूप, बी चितवन की छाह, सी कदम की डाली या डी तुम चंदन हम पानी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी चितवन की छाह इज राइट आंसर, है ना। देखिए, विद्या जिसके अंदर निवास करेगी सबसे पहले किसका संग्रह होगा? उसके अंदर क्या होगा? चितवन की छाँव का संग्रह होगा। विद्या जिसके अंदर निवास करेगी सबसे पहले उसके अंदर चितवन का छाँव होगा। तो चितवन का छाँव का मतलब उसका मन जो है बिल्कुल छाया में होगा, अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा, सुरक्षित महसूस करेगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो विद्या निवास में इसका प्रथम काव्य संग्रह है चितवन की छाँव, है ना, ध्यान में रखिएगा। 1953 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 53 है कि अंतिम बयान कहानी संग्रह किसका है? ए चित्रा मुदगल, बी मंजुल भगत, सी शशप्रभा शास्त्री, डी मिथिलेश्वर। तो अंतिम बयान विकल्प बी मंजुल भगत इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। देखिए, अंतिम बयान कौन देता है? जो भगत होते हैं, भगत टाइप के लोग होते हैं। कभी कभी देखे होंगे कि किसी चीज़ को लेकर के ढेर सारे लोगों से पूछा जाता है, बयान दर्ज होता है, लेकिन जब अंतिम बयान किसका माना जाता है? जो भगत होते हैं, संत होते हैं, अच्छे टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो अंतिम बयान जो भगत का माना जाता है। तो भगत माने मंजुल भगत को ध्यान में रख लीजिएगा कि अंतिम बयान मंजुल भगत का। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 54 है कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी किसकी है? ए निराला, बी यशपाल, सी पुरुषोत्तम दास टंडन, डी जयनेंद्र कुमार। तो आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी जयनेंद्र इज राइट आंसर, है ना। अकाल पुरुष गांधी जयनेंद्र, अकाल पुरुष गांधी जयनेंद्र। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 55 है कि दशरथ सुत तिहलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, पंक्ति किसकी है? ए तुलसीदास, बी केशवदास, सी कबीरदास, डी अग्रदास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी कबीरदास इज राइट आंसर, है ना। देखिए, दशरथ सुत तिहलोक बखाना, है ना, राम नाम का मरम है आना, है ना। राम नाम का मरम नहीं आया, किसको? कबीर को। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि राम नाम का मरम कबीर को ना आना, कबीर को ना आना। दशरथ सुत तिहलोक बखाना और राम नाम का मरम कबीर को ना आना। तो कबीर फार कबीरदास को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 56 है कि नसीहतनामा के रचनाकार कौन है? ए रायदास, बी नानक, सी गोरखनाथ, डी श्रीचंद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि नसीहत कौन देते हैं? नाना देते हैं। तो नाना से नानक जी को ध्यान में बैठा लीजिएगा, है ना। और मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी, ना जा आर सोन, ना जा आर सोन। तो ना से नानक की, जा से जाफरी, आ से आज दिवास, रा से रहीराज, है ना, सोन ना से नसीहतनामा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ना जा आर सोन एक ट्रिक है जो कि नानक की सभी रचनाओं की है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 57 है
प्रश्न संख्या 57 निम्न को सही क्रम में मिलान करना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं संप्रदाय, सूची 2 में उसके प्रवर्तक हैं, तो उसी को ट्रिक के साथ उसी को आपको मिलाना है और नीचे आपको कोट भी दे रहा है। एक के सामने देख रहे हैं उदासी संप्रदाय जम्बनाथ, बिश्नोई संप्रदाय सामने श्रीचंद, सिख संप्रदाय जगजीवन दास और सतनामी संप्रदाय गुरु नानक। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। देखिए उदासी कब होती है? जब श्रीचंद होती है, श्री मान लक्ष्मी जब कम होती है तो व्यक्ति को अंदर उदासी रहती है, उदास रहता है ना। बी में आप देख रहे हैं कि बिश्नोई संप्रदाय है ना। अब बिश्नोई जमनाथ है ना। विष्णु क्या है? जग के नाथ हैं, नाथ हैं। बिश्नोई तो विष्णु, जमनाथ नाथ हैं, जग के नाथ हैं, जगन्नाथ, ध्यान में रख लीजिएगा। और सिख तो जानते हैं नाना नारे नारे ना, तो नानक जी हैं। और सत्य नाम क्या है? इस जग में केवल एक का नाम सत्य है, चाहे कृष्ण कहो या राम। और आप भी जानते हैं कि जग से जब जीवन खत्म हो जाता है ना, तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य ही आता है। तो सत्य नाम जग के जीवन का है, जग जीवन का। सिख गुरु नानक है, बिश्नोई जमनाथ और उदासी श्रीचंद का है। तो इसके हिसाब से देखेंगे 2 1 4 3, 2 1 4 3, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 58 है कि निम्न में से कौन सी कृति नूर मोहम्मद की है? अब आपको जवाब देना है कि उसमें से कौन सी कृति नूर मोहम्मद की है। ए हंस जवाहिर, बी इंद्रावती, सी अनुराग बांसुरी या डी बी और सी दोनों। तो अब ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। जो नूर मोहम्मद की रचना है एकदम इंद्रावती और है ना अनुराग बांसुरी से नूर निकलता है और इंद्रावती से नूर निकलता है। तो नूर मोहम्मद की ये दोनों रचनाएं हैं, विकल्प डी सही होगा। हंस जवाहिर की बात करते हैं तो कासिम शाह की रचना है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और जितने भी प्रेमाख्यानक हैं और उसके रचनाकार हैं उसको तो बिल्कुल आप लोग बखूबी रट लीजिए। और कभी कभी उसके पात्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 59, निम्न में कौन सा विकल्प असंगत है? ये लीजिए, आपके सामने प्यारा सा प्रश्न है और किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, संप्रदाय को लेकर के और उसके प्रवर्तक को लेकर के। तो कह रहे इसमें कौन सा असंगत है? ये श्री संप्रदाय रामानुज का यह संगत है, विरुद्ध संप्रदाय निम्बरकाचार्य का यह संगत है, सी ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य का यह संगत है या डी रसिक संप्रदाय अग्रदास का है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि रुद्र शुद्ध विष्णु है ना। तो रुद्र शुद्ध विष्णु स्वामी होना था या फिर वल्लभाचार्य यहाँ पे होना था, है ना। निम्बारकाचार्य नहीं, निम्बारकाचार्य का तो निम्न संप्रदाय है, इधर में आप रखिएगा, है ना। तो यही असंगत था। बाकी श्री संप्रदाय रामानुज का, ब्रह्म संप्रदाय माधव का और रसिक संप्रदाय अग्रदास का सही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि रचना, और सूची 2 में रचनाकार है, उसी को मिलाना है और नीचे कूट भी आपको देख रहा है। तो ए अंगबधू सामने मलुकदास, ज्ञान बोध रज्जब, बावन आखिरी दादू दयाल और डी हरडे वाली गुरु अर्जुन देव की है। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है ना। तो अंगबधू की बात करते हैं तो अंगबधू रज्जब की है, है ना। अंगबधू कब? रब जाने तब, तो रब जब होंगे तो अंगबधू मिलेगी, है ना। ज्ञान का बोध मलुक, ज्ञान का बोध अगर हो जाता है तो लुक चेंज हो जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और 52 आखिरी है ना गुरु ही क्या करते हैं? 52 अक्षर आपको बताते हैं, 52 अक्षर सिखाते हैं। तो गुरु अर्जुन देव, ध्यान में रखिएगा। और हरडे वाणी दादू की, दादा देख रहे हो, दादाजी की बाड़ी जो हरडे वाली होती है ना। यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, कौन चिल्ला रहा है, कौन घूम रहा है, तो दादाजी की हरडे वाड़ी, ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 61 है कि रास पंचाध्यायी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? अब देखें इनमें से कौन सा कथन सत्य है, जवाब आपको देना है। ए कह रहे कि रास पंचाध्यायी नंदी की रचना है, बी रोला छंद में प्रयुक्त है, सी कह रहे कि ए और बी दोनों सही है या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, ए और बी दोनों सही है कि रास पंचाध्यायी नंद, रास नहीं आती है नंद, देखने है तो रास नहीं आती है नंद पर नंद जी की रचना है और रोला छंद में है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 62 है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारा सा प्रश्न है। ए नानकाना, बी चिरगांव, सी इटावा, डी कुड़की। तो आप सब प्यार भाइयों का जवाब भी आ गया, सब विकल्प डी को लॉक किया जाए, कुड़की इज राइट आंसर।
इटावा में देवजी का जन्म हुआ था। चिरगांव झांसी, है ना, किसका जन्म हुआ था आप बताइए? चिरगांव झांसी में भतीसण गुप्त। नानकाना में नानक जी का। तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि तिल शतक एवं अलग शकत शतक किसकी कृति है? ये मोहनलाल मिश्र की, बी कृपाराम की, सी मुबारक की और डी रूपनारायण गोस्वामी की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। मुबारक इज राइट आंसर, है ना। देखिए, तिल शतक और अलग शतक, अगर किसी की तिलक हो जाती है तो लोग कहते हैं भैया कांग्रेचुलेसन, मुबारक हो। और अलग शतक की लग जाए तो भैया मुबारक हो। तो मुबारक करते हैं। अगर किसी की शतक लग जाए, तिलक की शतक हो या अलग की शतक हो, तो उसको हम लोग मुबारक करते हैं। तो मुबारक फार मुबारक को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि निम्न को सही क्रम में मिलाइए। सूची 1 में देख रहे हैं रचनाकार और सूची 2 में उनसे के जन्म से संबंधित स्थान है, उसी को आपको मिलाना है। नीचे कूट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ए में देख रहे हैं कि सुंदरदास सामने दौसा, धर्मदास डीडवाड़ा, हरदास निंजनी बांधवगढ़ और सिंगा खजूर है। तो इसके हिसाब से जब आपको मिलाना होगा तो बिल्कुल कहीं कुछ नहीं करना था। 1 2 3 4 विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। देखिए, सुंदर व्यक्ति जो होता है ना, वो ध्वंसा होता है। सुंदर व्यक्ति ध्वंसा होता है, ध्वंसा, है ना। धर्म डीडवाड़ा, धर्म का डीडवाड़ा होता है। डी से धर्म, डी से डीड, ध्यान रखिएगा। हरिदास निरंजनी, जो निरंजनी व्यक्ति होता है सबको बांध के रखता है ना, तो बांधवगढ़, है ना। सिंग, सिंगर जो होता है ना, वो खजूर खा के गाता है। तो ऐसे दिमाग में रखा लगा लीजिएगा कि जो सिंगर होता है वो खजूर खा के गाता है, जो निरंजनी व्यक्ति होता है वो सबको बांध के रखता है। धर्म, डी से धर्म, डी से डीडवाड़ा है, और सुंदर तो दौसा होता है। आगे प्रश्न संख्या 65 है कि निम्न में असत्य कथन कौन सा है? अब आपको जवाब देना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। ए, तुलसीदास की भक्ति साख्य भाव की थी, यह संगत है। बी, जयदेव की रचना गीत गोविंद है, यह संगत है। सी, जायसी का प्रिय अलंकार हेतु परीक्षा है, यह संगत है। या डी, रामचरितमानस का प्रधान रस शांत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे से विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। तुलसीदास की जो भक्ति है दास भाव की नहीं, साख भाव की नहीं, बल्कि दास भाव की है, यही असंगत था, है ना। तुलसीदास, दास लगा है तो दास भाव की भक्ति थी, साख भाव की नहीं थी, ध्यान में रखिएगा। बाकी जयदेव की रचना गीत गोविंद है, जायसी के प्रिय अलंकार हेतु परीक्षा है, और रामचरितमानस का प्रधान रस शांत है, सही। ठीक है, विकल्प ए को बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 66 है कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर घोड़े माही पंक्ति किसकी है? ए, तुलसीदास, बी रहीमदास, सी कबीरदास, डी रायदास, है ना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्षर विकल्प, है ना, बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी रहीमदास इज राइट आंसर। दीर्घ दोहा अर्थ आखर घोड़े माह, है ना। दीर्घ दोहा का अर्थ अगर आपको ना आवे तो रहम कर लो। दीर्घ दोहा के अर्थ ना समझ में आए तो क्या करो, रहम कर लो, ध्यान में रखिएगा। रहम फार रहीमदास को ध्यान में बैठाना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 67 तक निम्न को सही क्रम में मिलाइए। सामने आप देख रहे हैं रीतकाल का नामकरण है और उसके नामकरण करता है, इन्हीं को मिलाना है। रीतकाल की बात करते हैं, सामने गेरसन, रीतकाव्य रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल रमाशंकर शुक्ल साल, और डी है कलाकाल विश्वनाथ। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो रीतकाल, काल रीतकाल में राम, रकुल रीत चला सदा चली आई, रामचंद्र शुक्ल। रीतकाव्य तो सन करता है, सन माने गेरसन को ध्यान में रखिएगा, और श्रृंगार पूरा विश्व करता है, रसाल कलाकाल, कलाकाल ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल मैंने इसको ट्रिक से आपको बताया है कि रीतकाल, काल में राम, रीतकाव्य गेरसन करेंगे, श्रृंगार पूरा विश्व करेगा, और रसाल कलाकाल। ठीक है, चलिए। संख्या 68 है कि निम्न में से सही क्रम का चयन करें। ए, केशवदास, फिर चिंतामणि भूषण बिहारी है, फिर केशवदास बिहारी चिंतामणि भूषण है। सी में आप देख रहे हैं केशवदास भूषण चिंतामणि बिहारी, और डी में केशवदास भूषण बिहारी और चिंतामणि। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले केशवदास का जन्म हुआ है ना। तो केशवदास 1555 के आसपास इनका जन्म हुआ है, 1617 में इनका देहांत हुआ है। बिहारी लाल की बात करते हैं तो 1595 में। चिंतामणि पूरे 1600 ईस्वी, 1680 में इनका देहांत हुआ, और भूषण 1613 में इनका जन्म हुआ था, और 1715 में इनका देहांत हुआ था। तो विकल्प बी, है ना,
केशव बिहारी चिंता भूषण, KBC केशव बिहारी चिंता भूषण। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न क्या 69 है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी कवि ऋतमुक्त काव्यधारा के हैं? ए घनानंद सेनापति आलम और बोधा, बी घनानंद बिहारी आलम और बोधा, सी घनानंद आलम बोधा ठाकुर, और डी कह रहे हैं कि बिहारी आलम घनानंद और बोधा। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 8 शेर धन दे के बोधा द्विजदेव की रीति से मुक्त हो गया, तो 8 से बिल्कुल आलम हो जाएंगे। शेर धन दे करके, है ना, शेर धन दे करके धन से घनानंद, बोधा से बोधा द्विजदेव की रीति से मुक्त हो गया था। तो बिल्कुल विकल्प सी में देखेंगे तो सारे के सारे जो नाम हैं रिक्त मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। यही विकल्प आपका सही था। बाकी अगर आप देखेंगे तो सब में कहीं न कहीं यहाँ पे बिहारी आ गए, यहाँ पे सेनापति आ गए, यहाँ पे फिर बिहारी आ गए। ठीक है ना, केवल विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 70 है कि असंगत विकल्प का चयन करें। ये उद्धव शतक जगन्नाथ नाथ रत्नाकर का है, हृदय तरंग सत्यनारायण कविरत्न का है, भामासुर रामनाथ त्रिपाठी का ये संगत है, या डी मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का ये संगत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सिर्फ विकल्प सी को लाग किया जाए, भामासुर है ना कामता प्रसाद गुरु जी की रचना है, रामनाथ त्रिपाठी की रचना नहीं है, ये असंगत था। बाकी उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर का है, हृदय में तरंग लेती है सत्यनारायण कविरत्न का, और मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ, मुन्नी को मोबाइल देते हैं प्रदीप और सौरभ मिल करके। तो ऐसे कुछ क्लू बना के ट्रिक बना के रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 71 है कि काव्य विनोद में साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे प्रदान की गई? ए रामनाथ त्रिपाठी, बी सत्यनारायण को, सी जगन्नाथ, डी लोचन प्रसाद पांडे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लाख किया जाए, लोचन प्रसाद पांडे इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही जवाब। काव्य का विनोद लोचन से होता है और साहित्य का जो वाचस्पति होता है लोचन से होता है। लोचन था लोचन प्रसाद पांडे को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 72 है कि साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है? ये दूसरा एवं चौथा, बी प्रथम और द्वितीय, सी नवें और 10वां, डी 10वां और 11वां। तो विकल्प सी 9वें और 10वां इज राइट आंसर, है ना। साकेत के 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला के वियोग का वर्णन है। प्रश्न संख्या 73 है कि निम्न में से किसने खड़ी बोली को कटु और नीरस कहा है? ए रामविलास शर्मा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी पदम सिंह शर्मा, डी रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न संख्या 73 का जवाब भी आप सबका बड़ा तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प है ना सी को लाख किया जाए, पदम सिंह शर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए खड़ी बोली को कटु और नीरस कह रहे हैं, इधर में आप रखिएगा। खड़ी बोली को जो पद वाला व्यक्ति होता है ना, कट और नीरस होता है, वो खड़ी खड़ी बोल देता है। पद फार पदम सिंह शर्मा को ध्यान में रखिएगा। और यही पदम सिंह शर्मा जिन्होंने बिहारी है ना की भाषा को शक्कर की रोटी कहा है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 74 है कि क्रांतिकारी कवि निराला किसकी कृति है? ये दूधनाथ सिंह, बी बच्चन सिंह, डी निराला और सी निराला, डी मुक्तिबोध। तो इसके हिसाब से आपका जवाब भी आ गया कि देखिए जो क्रांतिकारी होते हैं ना बच्चे होते हैं। क्रांतिकारी कवि बच्चे फार बच्चन को ध्यान रखिएगा। और आप एक भी कह सकते हैं कब क्रांतिकारी कवि निराला बच्चन सिंह। ठीक है, चलिए प्रश्न के 75 है कि नामवर सिंह ने किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेव वर्मा, सी सुमित्रानंद पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आ गया अक्सर विकल्प डी को लाख किया जाए, है ना। देखिए जो निराला व्यक्ति होगा ना उसी को लोग छंदों का गुरु कहते हैं। निराले व्यक्ति को नामवर लोग छंदों का गुरु कहते हैं, ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न का 76 है कि पंत और बच्चन की सम्मिलित रचनाओं का संग्रह ए मधुकलश है, बी खादी के फूल है, सी ग्राम्य, डी स्वर्णधूल है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लाख किया जाए, विकल्प बी खादी के फूल इज राइट आंसर, है ना। देखिए पंत और बच्चन की जो सम्मिलित रचनाओं का संग्रह है वो खादी के फूल है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न के 77 है कि निम्न को सही क्रम में सुमिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, सूची 1 में देख रहे हैं रचना और सूची 2 में रचनाकार हैं। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं कि जय भारत सामने पंत, इतिहास के आंसू मैथिली शरण गुप्त, काल दहन केदारनाथ मिश्र और लोकायतन रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आपका जो विकल्प होगा ए का दूसरा जय भारत की बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त का है, इतिहास के आंखू रामधारी सिंह दिनकर का है, काल दहन की बात करते हैं तो बिल्कुल केदारनाथ का है, लोकायतन पंत का है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल 2, 4, 3, 1 यानी कि विकल्प सी
विकल्प को बात अगर करेंगे तो विकल्प डी पे आप जाइएगा, 2 4 3 1, है ना। विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है कि निम्न में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। अब इनमें कौन सी रचना ऐसी जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। ये कह रहे गीत फरोज, बिबुनी हुई रस्सी, ऐसी धूप के धान, और डी है खुशबू के शिला लेख। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प डी सी को लाग किया जाए, धूप के धान की बात करते हैं ना, तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, बल्कि धूप के धान गिर जाते हैं तो गिरजा माथुर का है, गिरजा प्रसाद माथुर का है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 79 है कि निम्न रचनाओं को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1, सूची 2, सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार है, उन्हीं को मिलाना है। ये है श्रृंगार रसमंडन पंडित दौलत राय सामने, अष्टयाम विठलनाथ, अगहन बेगम नाभादास और जैन पुराण बैकुंठ मठ शुक्री। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो श्रृंगार रस का मंडन विठल, मंडल विठल, अष्टयाम नाभादास का है। अगहन का महत्व होता है बैकुंठ में जाते हैं, अगहन का महत्व है बैकुंठ में, अगहन और वैशाख में जो कोई मरता है बैकुंठ में जाता है, तो अगहन महात्मा और वैशाख महात्मा 2 बैकुंठ मठ शुक्र। जैन पद्म पुराण दौलत से प्यार है जैन पद्म को, और जैन पद्म पुराण क्या है, दौलत से कम नहीं है। तो ये इसको देखेंगे तो बिल्कुल 1 का 2 और 1 का 2 आपको 2 जगह मिल रहा है। तो विकल्प सी में देख रहे हैं कि 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 80 है कि खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा है। ये पुरुषोत्तम दास टंडन, बी मोटर सत्यनारायण, सी जानगिल क्राइस्ट, डी बाबू तोताराम। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प सी को लाग किया जाए, जानगिल क्राइस्ट इज राइट आंसर। पुरुषोत्तम दास को तो हिंदी भाषा का प्रहरी कहा जाता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और मोटर सत्यनारायण को दक्षिण भारत का टंडन कहते हैं, और बाबू तोताराम को तो आपने देखा ही होगा भाषा संवर्धनी। ठीक है, विकल्प सी जानगिल क्राइस्ट इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। ए 17वीं, बी 18वीं, सी 19वीं, डी 20वीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे अक्सर विकल्प है ना, सी को लाग किया जाए, 19वीं शताब्दी इज राइट आंसर। एक नई शताब्दी आएगी, 1 9 तो प्रचार होगा, 19वीं इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 है कि पत्र एवं संपादक को सम्मिलित करना है। सूची 1 में देख रहे हैं कि पत्र, सूची 2 में उसके संपादक हैं। ई वे प्रतीक सामने गुलाब राय, साहित्य संदेश माखनलाल चतुर्वेदी सामने हैं, रूपाप के सामने अगे और करमवीर के सामने स्वतंत्र पंथ है। तो बात करते प्रतीक आगे होता है, चिन्ह देखिए आगे है, इस चिन्ह को क्या आप मानेंगे, आगे होता है चिन्ह, प्रतीक आगे होता है। साहित्य का संदेश जो है ना गुलाब देता है। रूपाप की बात करते हैं तो पंथ का है, और करमवीर माखन खाता है। तो करमवीर जो व्यक्ति होता है माखन खाता है। तो इसके हिसाब से जब आप इसको मिलाएंगे तो आपका जो विकल्प होगा 3 1 4 2, 3 1 है ना, इसके बाद 4 और 2, 3 1 4 2, यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 83 के निम्न में कौन सा एक शुक्ल जी की त्रिवेणी में नहीं है। ये सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी जायसी। तो विकल्प सी कबीरदास जो है शुक्ल जी की त्रिवेणी में नहीं आते हैं। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताया था, तू सू जा, है ना, तू सू जा त्रिवेणी में, तू से तुलसी, सू से सूरदास, जा से जायसी, कबीरदास नहीं है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 84 कि साहित्य परिजात किसकी कृति है। ये श्याम बिहारी मिश्र, बी सुखदेव बिहारी, सी कृष्ण बिहारी, डी रास बिहारी। तो देखिए साहित्य के परिजात पर, जो साहित्य का परिजात होता है उस परिजात पर कौन बैठ सकता है। साहित्य के परिजात पर बैठने वाला है ना जो होगा वो सुख होगा, सुखदेव ध्यान में रखिएगा, सुखदेव बिहारी मिश्र इज राइट आंसर। साहित्य के पारिजात माने वृक्ष पर सुख बैठता है, सुख फॉर सुखदेव को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 85 कि मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविताओं के विवेचक के रूप में हुआ था। यह कथन किसका है। ए आचार्य शुक्ल का, बी नंदुलारी वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। तो प्रश्न संख्या 85 का जवाब भी बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प जो है बी को लाग किया जाए, नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर, है ना। कि मेरा आगमन छायावादी कवि प्रसाद पंत निराला के नंद, है ना, नंद दुलारे वाजपेयी को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 86 कि पुराना घर नए लोग रचना किसकी है। ए रामदास मिश्र, बी हरशंकर प्रसाई, सी ठाकुर प्रसाद सिंह, डी मनोहर सिंह जोशी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है पुराने घर नए लोग में लोग ठाकुर प्रसाद सिंह, है ना। देखिए पुराना घर है ठाकुर का और नए लोग उसमें रह रहे हैं, तो पुराना घर है
और नए लोग उसमें रह रहे हैं किसके, बोले ठाकुर की हवेली में। ठीक है, चलिए ये ट्रिक है भैया, है ना। प्रश्न संख्या 87 है कि पाप के पुजारी किसकी कृति है। ए राम बृहस्पतिपुरी, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी अरविंद कुमार, डी स्वदेश। तो पाप के पुजारी क्या करते हैं, विलास करते हैं, है ना। जो विलास करते हैं वो पाप के पुजारी, है ना। पाप का पुजारी विलास करेगा, तो ध्यान में रख लीजिएगा जो पाप के पुजारी होंगे वो विलास करेंगे। विलास फॉर डॉक्टर रामविलास शर्मा को ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 88 है कि सफरी झोले में कृति किसकी है। ए अजीत कुमार, बी भारतेंद्र चंद, सी रामनाथ त्रिपाठी, डी गुलाब राय। तो सफरी झोले में किसकी, बोले अजीत के। सफरी झोले में अजीत के, तो अजीत के झोले में सफरी है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 89 है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। ए भोपाल, बी मुंबई, सी प्रयागराज, डी आगरा। तो केंद्रीय हिंदी का संस्थान आगरा है, आगरा है। केंद्रीय हिंदी का संस्थान आगरा है, तो आगरा है फॉर आगरा में है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 है आदिकाल के लिए बीज वपन काल किसने कहा है, यानी कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा। ये राहुल शंकरतायन, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल में बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखे होंगे बचपन में ही, है ना, निगल गए थे एक बार सूर्य को, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बचपन में जोड़ लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 91 कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना है। ए पदम पराग, बी पथ के साथी, सी लच्छीपुरा, डी अर्धकथानक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि पदम पराग पदम सिंह की रचना है। विकल्प ए इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 92 की रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ए 8, बी 3, सी 6, डी 4। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 3 इज राइट आंसर, है ना। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, है ना। और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आप प्रश्न 93 निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसका आपको जवाब देना है। ये सूचीपत्र, बी किताब, से गंगा, डी संसद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सिर्फ विकल्प को लॉक किया जाए। सूचीपत्र इज राइट आंसर। किताब पढ़ी, गंगा, है ना, बहती हैं, संसद खुली है। तो ये तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन सूची पत्र, मिला, मिली, फटा, ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में एक खत्री परिवार के 3 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। ए खंजन नैन, बी करवट, सी पीढ़ियाँ, डी मानस का हंस। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल करवट इज राइट आंसर, है ना। अमृतलाल नागर जी का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है करवट। इसी करवट उपन्यास में खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है, और इनका अगला उपन्यास जो आप देख रहे हैं पीढ़ियाँ, इसी का विस्तार है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 95 निम्न को सही क्रम में मिलान करें। तो एक तरफ देख रहे हैं रचना, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। महासमर के सामने इलाचंद जोशी, औरत के सामने चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली के नगर बुद्धि सामने शिव प्रसाद सिंह हैं, और सन्यासी नरेंद्र कोहली हैं। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना होगा, है ना। थोड़ा सा विचार विमर्श करके आप इसको मिलाने का प्रयास करिएगा। देखिए, महासमर की बात करते हैं तो महासमर में कोहली, नरेंद्र कोहली, अभी आपने देखा होगा आरबीसी का जो मैच हुआ है, तो महासमर में नरेंद्र कोहली। औरत की बात करते हैं तो औरत शिव का प्रसाद चढ़ाती है, शिव प्रसाद सिंह की। वैशाली की नगर वधू चतुर होती हैं। सन्यासी व्यक्ति का इलाज होना चाहिए। तो इसके हिसाब से देखेंगे 4, 3, 2, 1 इज राइट आंसर, विकल्प सी। जिन भाई बहनों ने बिल्कुल विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेसुध तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 96 की छोटे छोटे पक्षी उपन्यास की कथा वस्तु है। ए वैश्य जीवन, बी एक प्रेम कथा, सी धर्मतंत्र, डी देह व्यापार का सौदा। तो आ गया विकल्प बी आप सबका जवाब कि एक प्रेम कथा है ना। छोटे छोटे पक्षी क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 उपन्यास को उनके पात्रों के साथ मिलाना है। सूची 1 में देख रहे हैं उपन्यास के पात्र, सूची 2 में उपन्यास है, तो उसी को आपको मिलाना है। नीचे आपको एक कूट भी दिखाई देगा, उस कूट के आधार पर इस प्रश्न का जवाब भी आपको देना है। सुमन और गजाधर सामने कंकाल, विजय तारा सामने सेवा सदन, जलपा रामनाथ त्यागपत्र और मृणाल प्रमोद गबन के हैं। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे कि सुमन और गजाधर, है ना, सेवा सदन में 18 जन 1918 में लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद का। तो सुमन और गजाधर सेवा सदन के हैं, है ना। विजय और तारा की बात करते हैं तो कंकाल में है। जालपा और रामनाथ की बात करते हैं
तो गबन में है, मृणाल और प्रमोद त्यागपत्र में है। तो 2-1-4-3 2-1-4-3 विकल्प डी इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 98 है कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? ये इंदुमती, बी प्रणय प्रणय, सी जमींदार का दृष्टांत, डी एक टोकरी भर मिट्टी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आएगा, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। प्रणय प्रणय इज राइट आंसर। बच्चन सिंह प्रणय प्रणय ध्यान में रख लीजिएगा। और बात करें आधुनिक शोध के अनुसार तो एक टोकरी भर मिट्टी है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 99 की एक असरफी की आत्मकथा किसकी रचना है? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी विशंबर शर्मा कौशिक, सी सुनील दीक्षित, डी वेंकटेश नारायण। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे विकल्प डी को लॉक किया जाए। एक असरफी की आत्मकथा बैंक टैक्स है ना। एक असरफी अगर आप रखे हैं ना तो उसको बैंक में टैक्स देना पड़ेगा। तो बैंक टैक्स ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगा कर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 100 है कि रचनाकार के जन्म स्थान को सम्मिलित करना है। सूची 1 में रचनाकार है, सूची 2 में उनका जन्म स्थान है, उसी को आपको मिलाना है। ए नाथूराम शर्मा शंकर सामने जबलपुर, बाल मुकुंद गुप्त सामने फतेहपुर, लाला श्रीनिवास रोहतक सामने है, राधेपुर सामने अलीगढ़ है। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। बात करें नाथूराम शर्मा का, तो नाथूराम शर्मा को सब लोग जानते हैं कि अलीगढ़ में, नाथों का गढ़ है अलीगढ़, है ना। तो नाथों का गढ़ अलीगढ़ है, ध्यान में रखिएगा। और बी की बात करते हैं तो बाल मुकुंद गुप्त, है ना, रोहतक, है ना। अगर आप रोहतक जाओगे तो आपकी बुद्धि कुंद हो जाएगी, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और लाला भगवान दिन फतेहपुर, है ना। राय पूर्ण होगी जब राय पूर्ण होगी तो बड़ा आनंद मिलेगा, जब फार जबलपुर में। तो राय पूर्ण होती है जबलपुर में, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा कि नाथों का गढ़ है अलीगढ़, बुद्धि कुंद हो जाएगी। रोहतक तक जाओगे तो बुद्धि कम हो जाएगी। लाला फतेहपुर में रहता है और राय पूर्ण होगी जबलपुर में। तो ऐसे कुछ ट्रिक बना करके इसको आपको दिमाग में रख लेना है। और इसके हिसाब से देखेंगे 4-3-2-1 विकल्प सी इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रिय मुस्लिम विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।